राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, बीए पाठ प्रथम के प्रिय विद्यार्थियों। आज हम विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण इस अध्याय के अंतर्गत जनजातीय कला, लोक कला, शास्त्रीय कला व आधुनिक कला का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो ये 4 प्रकार की कलाएं हैं, जनजातीय कला, लोक कला, शास्त्रीय कला व आधुनिक कला, इनमें से केवल आज के टॉपिक में जनजातीय कला अर्थात आदिवासी कला, ट्राइबल आर्ट के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो जनजातीय कला है अर्थात आदिवासी कला, ट्राइबल आर्ट, इसके अंतर्गत हम चित्रकला एवं मूर्ति कला, उनके आदिवासियों के संगीत एवं नृत्य, उनके मौखिक साहित्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जनजातीय कला क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले आदिवासी वन्य जनजातियों द्वारा रची गई कला को जनजातीय कला कहा जाता है। प्राय निग्रो अफ्रीकी मूर्ति कला, अमेरिकी वन जातियों तथा विश्व के अन्य भागों में निवास करने वाली जनजातियों के द्वारा रची गई कला को आदिवासी कला या जनजातीय कलाएं कहा जाता है। विश्व के इन सुदूर स्थित विभिन्न भागों की निवासी जनजातियों के द्वारा रची जाने पर भी इन कलाओं में मूलभूत एकता दिखाई देती है। जैसे कि यदि देखा जाए तो विश्व की सभी जो जनजातियां हैं, जिनकी जो लोक कलाएं हैं, जिनकी जो कलाएं हैं, जनजातीय जो कलाएं हैं, उन कला में एक समानता हमें देखने को मिलती है कि सभी में ज्यामितीय आलेखन और चित्रों में जो प्राकृतिक प्रतिरूपण है वह आदिवासी कला के सार्वभौमिक तत्व के रूप में सभी आदिवासी कलाओं जो कलाएं हैं उनमें हमें देखने को मिलती है। शहरी सभ्यता से दूर वनों में निवास करते हुए भी कला की दृष्टि से जनजातियां अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। इन जनजातियों ने अपने पर्यावरण तथा भौगोलिक स्थितियों से प्रेरणा ग्रहण की। इसी कारण आदिवासी कला की रचनात्मकता में प्रकृति प्रदत्त सामग्रियों को ही कला निर्मिति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, खनिज पदार्थ, धातु, बांस इत्यादि। इन्हीं जो प्रकृति पद्धतियाँ जो सामग्रियाँ हैं उन्हीं को ये लोग कला निर्मिति के साधन के रूप में अपनाते हैं। इनकी अपनी ही एक संस्कृति, अपना समुदाय, अपने ही कानून व्यवस्थाएं और नियम होते हैं। इनके जीवन में कम से कम आवश्यकताएं रहती है, जिनकी पूर्ति अधिकांशतः जंगलों की संपदा के उपयोग से हो जाती है। इन्हीं प्रवृत्तियों पर आधारित उनके उद्योग, कलात्मक उपकरण व कलात्मक वस्तुएं व यंत्रों का विकास हुआ। इनके रीति रिवाज व परंपराएं भी इसी वातावरण की ही देन है। सामूहिक स्तर पर रची जाने के कारण ही प्रत्येक देश की आदिवासी कला में हम उनकी जातीय विरासत को सुरक्षित पाते हैं। जिस प्रकार जैसे कि भारतीय जनजातीय कला में वृक्षिका चिन्ह की प्रचुरता हमें देखने को मिलती है, जो नारी और मानवीयतर प्रकृति के साहचर्य को निरूपित करती है। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो स्पेन की यह नर वृषभ युद्ध कथा रूढ़ी वहाँ के आदिम समाज के धार्मिक अनुष्ठानों से उत्पन्न हुई। ऐसे ही चीन में इस प्रकार के उनके जो हैं, उनकी जातीय जो विरासत है वह सुरक्षित है। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न प्रांतों में पाई जाने वाली इन आदिवासी संस्कृतियों में काफ़ी हमें समानता देखने को मिलती है। भारत में अधिकांश जनजातियां उत्तरी प्रदेशों जैसे राजस्थान, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या मध्य प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा आदि प्रदेशों में निवास करती है। और इसके अलावा गोवा, दमन, लक्षद्वीप में भी जनजातियां निवास करती है। जनजातीय लोग कला की वस्तुओं का उपयोग
धार्मिक उत्सवों, निजी वस्तुओं की सजावट तथा मृत आत्माओं पूर्वजों की याद में स्मारक इत्यादि बनाने हेतु करते हैं। इस प्रकार जनजातीय कला का जो उद्देश्य है वह धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही रहा है, साथ ही शुद्ध रूप में कलात्मक भी रहा है। इनका जो उद्देश्य है वह है। तो जो जनजातीय कला है, आदिवासी कला है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे उनकी चित्रकला व मूर्तिकला, उनके संगीत, नृत्य एवं मौखिक साहित्य के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं चित्रकला एवं मूर्तिकला। आदिवासी लोगों में होली, दीपावली और नवरात्रि पर्व विशेष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर घरों में भित्ति चित्रों की रचनाएं की जाती है। इसी प्रकार आदिवासी या जनजातीय समाजों की धार्मिक मान्यताओं और जाति समूह की पहचान के रूप में गांव की सीमा पर लगाए जाने वाले गण चिन्हों की अपनी विशेषता होती है। इन गण चिन्हों में विभिन्न पशु पक्षी और वनस्पतियों के शिल्प और चित्र कलात्मकता की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसी प्रकार जनजातीय कला का एक रूप अंगालेखन गोदना है, जिसे स्त्री व पुरुष अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर बनवाते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जनजातियां निवास करती है। इनमें से कुछ विशिष्ट जनजातियां जैसे गोंड, संथाल, भील तथा नागा जनजातियां अपने देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व पत्थरों, मिट्टी तथा आकारहीन लकड़ी के टुकड़ों से करती है। इसी के साथ ये जनजातीय लोग दीवारों, दरवाज़ों, बर्तनों व वस्त्रों, आभूषणों, कोड़ियों आदि पर भी ये लोग चित्रकारी करते हैं। कोरापुट तथा गंजम की शोरा जनजाति में दीवारों पर चित्र बनाने की प्रथा है। ये लोग पूर्वजों या मृतक की स्मृति में उनके चित्र दीवारों पर अंकित करते हैं और मानते हैं कि इससे वे प्रसन्न रहते हैं। मोड़िया तथा गोंड जनजाति के लोगों में सिर पर सींग लगाने की प्रथा है, जिन्हें अनेक प्रकार के चित्रों व रंगों से तथा कोड़ियों से सजाया जाता है। ये जनजातियां अपने हथियारों को भी सजाती है। टोडा जनजाति में मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, जिन पर मानव व पशु पक्षी की आकृतियां चित्रित की जाती है। मध्य भारत की माड़िया जनजाति के लोगों के सिर का पहनावा एक विशेष प्रकार का होता है, जिन पर सींगों को चित्रित करके पहना जाता है। उड़ीसा की ज्वांग जनजाति में कंघी का आदान प्रदान लड़के लड़की को विवाह के बंधन में बांधता है। संथाल जनजाति में विवाह डोली पर चित्रकारी व सजावट उनकी जनजातीय कला का जीता जागता प्रमाण हमें देखने को मिलता है। बस्तर की मूड़िया जनजाति के लोग हाथी, घोड़ों आदि पशु व मानवाकृतियों की मूर्तियां बनाकर देवताओं को अर्पित करते हैं। समुद्र तट के निकट रहने वाले गंजम के मछेरे मृत व्यक्तियों की अत्यंत सुंदर कब्रें बनाते हैं, जो कि चित्रकारी से भरपूर होती हैं। नागा जनजाति के लोगों की चित्रकारी में यथार्थता की झलक हमें देखने को मिलती है। ये लोग शिकार के चित्र बनाते हैं। आदिम जातियों में भय, अंधविश्वास, कौतूहल एवं आनंद के परिणाम स्वरूप व्याधि उपचार स्वरूप टोने टोटके और तंत्र मंत्र आदि का उद्भव होता है। इससे संबंधित प्रतीक चिन्ह, चित्र व मूर्तियां आदि का निर्माण जुड़ा हुआ है। जैसे मृतकों के चित्र उन्हें प्रसन्न रखने हेतु तथा उनके सम्मान में बनाए जाते हैं। बीमारी को दूर करने, फसलों के अच्छे होने की कामना आदि विषयक चित्र भी अनेक जनजातियां बनाती हैं। सोरा जनजाति के लोगों की घरों की दीवारें लाल रंग की होती है तथा उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बनाते हैं। ये चित्र किसी कहानी का उल्लेख करते हैं और अज्ञात जगत की आत्माओं का उल्लेख भी चित्रों में किया जाता है। सोरा जनजाति की यह कला पूर्ण रूप से धार्मिक अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियां प्रमुख रूप से भील, मीणा व ग्रासिया जनजाति है। राजस्थान की इन जनजातियों में हर्ष, शोक, व्याधि एवं प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा के उपाय के रूप में अनेक प्रकार की विचित्र एवं सृजनात्मक आकृतियां बनाई जाती हैं। व्याधि के कारण बनी रचनाओं में
ओकानोका, ओकागुणा, ओकाबावशी आदि नामों से संबोधित की जाने वाली आकृतियां बनाई जाती हैं, जो अधिकतर चेचक की व्याधि के उपचार के रूप में बनाई जाती है। ये आकृतियां लेटी हुई, खड़ी हुई या उल्टे सिर की होती है। इन जनजातियों का ये विश्वास होता है कि उल्टे सिर की आकृतियां बनाने से व्याधि स्वयं कष्ट पाकर रोगी को मुक्त करके चली जाएगी। इस प्रकार का इनका विश्वास होता है। आदिवासियों में धार्मिक पूजा पाठ का महत्व नहीं होता, किंतु ये लोग आत्मा के अस्तित्व में अधिक विश्वास रखते हैं। इसी उद्देश्य से आदिवासियों में अपने पूर्वजों के स्मारक पट या स्तंभ, जंत्र आदि अनेक प्रकार के समाधि स्थल बनाए जाते हैं। जहाँ ये आदिवासी घर बनाकर रहते हैं, उन घरों के बीच एक लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है, जिसको टोटम स्तंभ कहा जाता है। इस पर बुराइयों को दूर रखने वाली और नज़र से बचाने वाली आकृतियों को खोदा जाता है, जो पशुओं या मानवाकृति के रूप में होती है, और इनके साथ हथियार भी बनाए जाते हैं। राजस्थान में होली, दीपावली व विवाह आदि शुभ अवसरों पर इन जनजातियों में भित्ति चित्र बनाने की प्रथा है। ये जो आप चित्र देख रहे हो, मोरिया और खजूरी, इसी अवसर के प्रमुख चित्र होते हैं। जो ये आप सामने चित्र देख रहे हो, ये चित्र राजस्थान के आदिवासियों में मिट्टी की भित्ति पर बने चित्रों के अतिरिक्त पकाई गई मिट्टी व कच्ची मिट्टी के पात्रों पर अलंकरण का विशेष महत्व है। ये मृणशिल्प कहे जाते हैं। यहाँ मिट्टी की बनी कोठियाँ जो ये देख रहे हो और सोहरियाँ इस दृष्टि से कलात्मक अभिप्रायों के अस्तित्व के प्रमुख आधार हैं। ये है जो कोठी है, ये अनाज के लिए उपयोग में ली जाती है। कोठियाँ और सोहरियों को गोबर मिश्रित मिट्टी से बनाया जाता है। इनके ऊपर विविध प्रकार के अलंकरण किए जाते हैं। ये आदिवासी इन कोठियों में, जो आप चित्र में देख रहे हो, खाद्यान्न और अनाज आदि का संग्रह करते हैं। इन कोठियों में छोटे छोटे स्थान बना दिए जाते हैं। इनमें से सोहरियों को चूल्हे के पास रखा जाता है, जिनमें खाद्य सामग्री का संग्रह किया जाता है, और इन पर प्रमुख रूप से मोर, खजूरी, अश्वारोही, चांद, सूरज, मानवाकृति आदि आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं आदिवासियों के संगीत एवं नृत्य की। जनजातीय समाजों में संगीत तथा नृत्य का अत्यधिक महत्व रहा है, जो जनजातीय जीवन के अभिन्न अंग है। अनेक धार्मिक एवं सामाजिक पर्वों के अवसरों पर जनजातीय स्त्री पुरुष एवं बच्चे एकत्रित होते हैं और संगीत व नृत्य का आयोजन किया जाता है। जनजातीय कविताएं, उनके गीत एवं कला ही उनकी संस्कृति के अस्तित्व को बनाए हुए है। अनेक धार्मिक व सामाजिक पर्वों पर प्रत्येक जनजातीय परिवार का सदस्य संगीत और नृत्य में भाग लेता है। आदिवासियों में स्त्रियों का सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। परिणाम स्वरूप नृत्य व गीतों में पुरुषों के साथ साथ बराबर सक्रिय रूप में ये महिलाएं भाग लेती है। अनेक जनजातीय समूहों में नृत्य के अवसर पर ही प्रेम बंधन स्थापित हो जाते हैं, जो कि बाद में विवाह बंधन में परिणित हो जाते हैं। थारू जनजाति का नृत्य जो आप देख रहे हो स्लाइड में, थारू नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है। ये थारू नृत्य की स्लाइड है, आप इसमें देखिए। इसी प्रकार गोंड जनजाति का कर्म नृत्य तथा असम के जनजातियों का बिहू नृत्य, ये बिहू नृत्य की स्लाइड है, अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण ये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार युद्ध नृत्य का भी अनेक जनजातियों में प्रचलन है। उराव, खड़िया आदि जनजातियों में शिकार नृत्य का भी विशेष प्रचलन देखने को मिलता है। राजस्थान के आदिवासियों में होली, दीपावली और नवरात्र पर्व विशेष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। होली के अवसर पर सुप्रसिद्ध गेर नृत्य, ये जो आप देख रहे हो गेर नृत्य, और इसी प्रकार रक्षाबंधन के दूसरे दिन नवरात्रि तक एक अन्य सुप्रसिद्ध नृत्य गोरी खेला जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान के आदिवासियों के कुछ नृत्य हैं। अब हम बात करते हैं उनके मौखिक साहित्य के बारे में। जनजातीय समाजों में कल्पित एवं दंत कथाओं को नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। समस्त ग्रामवासी एक बाड़े में एकत्रित हो जाते हैं तथा संगीत एवं नृत्य के साथ ये नाटक भी खेलते हैं। नाटक के अतिरिक्त इन जनजातीय समाजों में कहावतों व पहेलियों का भी प्रचलन देखने को मिलता है, जो कि इनके सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस प्रकार ये इनके मौखिक साहित्य के बारे में है। वस्तुतः विश्व की समस्त ललित कलाओं का मूल
यही आदिम और आदिवासी कला है जिसे अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं पर ही इन जनजातियों का अस्तित्व निर्भर है। आज नगरीकरण व औद्योगिकरण के फलस्वरूप इनकी मौलिकता का ह्रास हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इनके कला के अस्तित्व को हमें बनाए रखना है, बनाए रखा जा सके, इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। इस प्रकार जो आज का जो अध्याय है विभिन्न कला शैलियों का जो वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत आज हमने जनजातीय कला अर्थात आदिवासी कला के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम जो लोक कला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।